जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूर्तिकला की। ये सिर्फ कला नहीं है, ये किसी भी सभ्यता की आत्मा को एक फिजिकल फॉर्म, एक आकार देने का सबसे टिकाऊ तरीका है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी कला के हजारों साल लंबे सफर पर निकलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि दुनिया के पहले कहानीकार थे कौन? शायद वो मूर्तिकार ही थे। वो लोग जिन्होंने शब्दों का इंतजार नहीं किया, बस अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और अपनी दुनिया की कहानियां कह दी। मिसाल के तौर पर जरा इस चेहरे को देखिए। ये हैं मोहनजोदाड़ो के प्रीस्ट किंग, पुजारी राजा। इनकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, एक गहरा चिंतन, जो आज 4,500 साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। या फिर इस हाथ को देखिए, नटराज की इस एक मुद्रा में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि और विनाश का पूरा साइकिल समाया हुआ है। ये एक डिवाइन स्टोरी है, एक दिव्य कहानी जिसे कांस्य में हमेशा के लिए गढ़ दिया गया है। और फिर हम आते हैं आज के दौर में, जहां ये संथाल परिवार अपने जीवन का बोझ और अपनी गरिमा दोनों को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये 3 तस्वीरें कला की यात्रा के 3 अलग-अलग पड़ाव हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, एक ऐसा दौर जहां हमें कला के कमाल के नमूने तो मिलते हैं, पर उन्हें बनाने वालों का नाम वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ये वो गुमनाम एनोनिमस महारथी थे जिन्होंने सचमुच पत्थर और धातों में जान फूंक दी थी। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये डांसिंग गर्ल। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले कांस्य से बनी ये छोटी सी मूर्ति अपने कॉन्फिडेंस और अपने एटीट्यूड में आज भी कितनी जिंदा लगती है ना। मानना पड़ेगा उस जमाने की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड रही होगी। इसे बनाया गया था लॉस्ट वैक्स तकनीक से। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसी मूर्ति चाहिए। फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे सुखाते हैं। इसके बाद उसे गर्म करते हैं, जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और फिर उस खाली जगह में पिघला हुआ कांस भर दिया जाता है। वाकई ये उस युग के साइंस और आर्ट का एक कमाल का संगम है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मौर्य, गुप्त और चोल काल में। ये वो दौर था जब कला का मुख्य मकसद था धर्म और राजसत्ता की ताकत को दिखाना, उसे इस्टेब्लिश करना। मूर्तियां अब देवताओं और राजाओं की कहानियां कह रही थीं, ताकि लोगों की आस्था और राजा का अधिकार दोनों मजबूत हों। और इस दौर का एक क्या ही शानदार नमूना है ये दीदारगंज यक्षिणी। बलुआ पत्थर से बनी ये लाइफ साइज मतलब आदमकद मूर्ति ब्यूटी और पावर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसका साइज और इसकी बनावट सच में देखने वालों को हैरान कर देती है। पर इसकी सबसे खास बात इसकी पहचान है मौर्यन पॉलिश। पत्थर पर ऐसी शीशे जैसी चमक, जरा सोचिए, जो 2000 साल बाद भी आज भी वैसी की वैसी है, फीकी नहीं पड़ी है। ये टेक्निक आज भी एक रहस्य बनी हुई है और ये उस समय के कारीगरों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। फिर हम पहुंचते हैं गुप्त काल में, जिसे भारत का गोल्डन एज, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौर में कला अपने चरम पर पहुंची और सारनाथ की ये बुद्ध प्रतिमा इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें जो शांति है, जो बैलेंस है, जो इनर ब्यूटी का भाव है, बस यही तो गुप्त कला की पहचान है। और फिर आता है चोल वंश का कांस्य शिल्प, और इसमें सबसे आइकॉनिक है नटराज की मूर्ति। देखिए, ये सिर्फ भगवान शिव की एक मूर्ति नहीं है, ये अपने आप में पूरे कॉस्मोस का, पूरे ब्रह्मांड का सिंबल है। उनका ये तांडव नृत्य, ये लाइफ और डेथ के साइकिल को दिखाता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के चक्र को। मतलब एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल सोच है जिसे कला के जरिए दिखाया गया है। अब तक हम सदियों का सफर तय कर चुके हैं और अब 20वीं सदी में कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये कॉलोनियल रूल का दौर था, राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, दुनिया भर से नए-नए आइडियाज आ रहे थे और इन सब के असर से भारतीय मूर्तिकला में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हुई। कला का फोकस भी बदला और कलाकार की भूमिका भी हमेशा के लिए। और ये स्लाइड ये उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले सब्जेक्ट क्या थे? देवी देवता, राजा महाराजा। अब सब्जेक्ट कौन है? आम लोग, हमारा समाज। पहले कलाकार अनोनिमस, गुमनाम। अब कलाकार का अपना नाम है, अपनी पहचान है। और मकसद पहले पूजा थी, अब है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी बात कहना, समाज पर टिप्पणी करना।
ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। तो चलिए अब इस नए दौर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वो दौर जहां कलाकारों ने आम लोगों की कहानियां कहनी शुरू की, उनके संघर्षों की, समाज की सच्चाइयों की। और इस नई लहर को लीड करने वाले थे राम किंकर बैज। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर यानी आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कला को मंदिरों और महलों की ऊंचाइयों से उतारकर जमीन पर आम लोगों के बीच ला खड़ा किया। उनकी सबसे मशहूर रचना है संथाल परिवार। ये कोई संगमरमर या कीमती धातु से नहीं बनी, बल्कि साधारण सीमेंट और कंक्रीट से बनी एक बड़ी मूर्ति है। और देखिए, जैसे इसका मटेरियल जमीनी है, वैसे ही इसका सब्जेक्ट भी है। इसमें कोई राजसी शान शौकत नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली मेहनत है। और उस मेहनत में भी एक गरिमा है, एक डिग्निटी है। तो राम किंकर बैज का प्रभाव क्या था? उनकी स्टाइल में यूरोपियन मॉडर्निज्म और भारतीय फोक रियलिज्म का एक मिक्स था। उन्होंने संथाल आदिवासियों, मिल में काम करने वाले मजदूरों जैसे विषयों को अपनी कला का केंद्र बनाया, और इसी के साथ वो बने भारत के पहले सही मायनों में मॉडर्न स्कल्प्टर। लेकिन बैज अकेले नहीं थे, और भी कई नई आवाजें थीं, नई सोच थी। डीपी रॉय चौधरी ने ट्रायम्फ ऑफ लेबर जैसी बड़ी बड़ी पब्लिक मूर्तियां बनाई, जो आम आदमी की ताकत का प्रतीक बनी। वहीं धनराज भगत ने लकड़ी और धातु में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स पर काम किया। और अमरनाथ सहगल, उन्होंने अपनी कला से इंसानी पीड़ा और समाज के बड़े मुद्दों जैसे विभाजन को एक आवाज दी। तो देखा जाए तो हम लोगों ने हजारों साल का एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब वक्त है इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ने का, और ये देखने का कि ये कहानी आखिर हमें कहाँ ले आई है। ये टाइमलाइन हमारी पूरी यात्रा को समराइज करती है। देखिए, सिंधु घाटी के पहले रूपों से शुरुआत हुई, फिर मौर्य और गुप्त काल की स्पिरिचुअल परफेक्शन आई, उसके बाद चोल वंश का कॉस्मिक डांस, और आखिर में आधुनिक युग की मानवीय कहानी। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। पत्थर में ये कॉन्वर्सेशन आज भी जारी है। मिथु सेन जैसे कंटेम्प्रेरी कलाकार ट्रेडिशनल मटेरियल से भी आगे बढ़कर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे स्कल्पचर का मतलब और भी बड़ा और भी वाइड होता जा रहा है। 4,500 साल, इससे भी ज्यादा, ये एक अटूट अनब्रोकन आर्टिस्टिक लेगेसी है। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर पत्थर और कांसे ने अपने अपने जमाने की कहानी हमें बताई, तो हमारे आज के मटेरियल्स, ये प्लास्टिक, ये स्टील, ये डिजिटल पिक्सल्स, ये सब भविष्य को हमारे बारे में, हमारे दौर के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।